अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फाइल्स ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। तुमने आफताब को क्यों कत्ल किया? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में पूछा। मैंने? वो अपने सीने पर हाथ मारते हुए उलझनज़दा अंदाज में बोला। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया थानेदार साहब। मैंने तुमसे किसी को कत्ल करने के बारे में नहीं पूछा। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मैं आफताब की बात कर रहा हूँ जनाब। मैं आफताब के कत्ल के बारे में कुछ नहीं जानता। वो मिन्नत रेज़ अंदाज में बोला। मुझे तो खुद कल रात को इस वाक़ये का पता चला है। मैं तो कल का पूरा दिन इधर नौशेरा वर्का में था ही नहीं, और फिर मैं आफताब को क्यों कत्ल करूँगा? मेरी इससे क्या दुश्मनी? मलिक साहब, इस बदबख्त को थोड़ी देर के लिए मेरे हवाले कर दें, मेरे कांस्टेबल ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा। मेरी बात इसकी समझ में बैठ नहीं रही। ये आपसे सवाल पर सवाल किए जा रहा है। अब अगर ये कोई सवाल करे तो फिर इसे तुम अपने साथ ट्रायल रूम में ले जाना। तुम्हें इसकी खातिर मदारत करने की खुली इजाज़त होगी। मैंने कांस्टेबल को फ्री हैंड देने को कहा, फिर जीदे की जानिब मुतवज्जह होते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया। तुम्हारे दोनों सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। ये तो कल ही मुझे पता चल गया था कि तुम नौशेरा बरका में मौजूद नहीं हो, और मुझे ये भी बताया गया था कि तुम शाम से पहले वापस आ जाओगे, मगर तुम नहीं आए। आखिर तुम इस दौरान में थे कहाँ और क्या करते फिर रहे थे? जनाब, मुझे प्रोग्राम के मुताबिक शाम से पहले वापस आना था, बस फिर देर हो गई और मैं रात को काफ़ी देर से घर पहुँचा हूँ, और सुबह होते ही आपका बंदा पकड़कर मुझे थाने ले आया है। वो फरियादी लहजे में बोला। मेरे बंदे ने जो कुछ किया इसमें मेरी मर्जी शामिल थी। मैंने सपाट अंदाज में कहा। मुझे बताओ कि तुम गए कहाँ थे? अगरचे जीदे के घर वालों से ये मालूमात मुझ तक पहुँच चुकी थी कि वो किसी काम से गल्ला मंडी गया हुआ था, लेकिन मैं तफ्तीशी तकाजे पूरे करते हुए ये सब उसकी ज़ुबान से सुनना चाहता था। जीदे ने मेरे सवाल के जवाब में बताया कि मैं गल्ला मंडी गया हुआ था। कौन सी गल्ला मंडी, नई या पुरानी? मैंने पूछा। पुरानी गल्ला मंडी जनाब। वहाँ किस काम के लिए गए थे तुम? मैंने सवाल किया। सब्जियों के बीज लाना थे, उसने बताया। इसके अलावा गंदम वगैरह की मार्केट भी चेक करना थी। आजकल गंदम का सीज़न चल रहा है, काश्तकार को हर चीज़ की खबर रखना पड़ती है जनाब। तुम कल सुबह कितने बजे घर से रवाना हुए थे? मैंने सवालात के सिलसिले को दराज करते हुए पूछा। लगभग 7 बजे मैं घर से निकला था, उसने बताया। मेरे अंदाजे के मुताबिक आफताब की मौत सुबह 5 बजे और 6 बजे के दरमियान हुई थी, और इसकी खून-चका लाश को 8 बजे फयाज अली ने डेरे के एक कमरे में दरियाफ्त किया था। इसका मतलब ये हुआ कि जब जीदा अपने घर से रवाना हुआ तो इससे पहले आफताब का कत्ल हो चुका था, और जब आफताब की मौत की खबर मंजर-ए-आम पर आई तो तब तक जीदा गांव से जा चुका था। इस तनाजुर में जीदा किसी भी सूरत आफताब के कत्ल में मुलव्विस नजर नहीं आता था, लेकिन ये तो जीदे का बयान था कि गुज़िश्ता रोज़ वो सुबह 7 बजे घर से निकला था, और मैं आंखें बंद करके इसके बयान पर यकीन नहीं कर सकता था। लिहाजा हकीकत का सुराग लगाने के लिए जीदे की ज़बानी कलामी और ज़रूरत पड़ने पर हाथ पाँव के मौसर इस्तेमाल से रगड़ाई मजाई करने में मुझे कोई आर नहीं थी। जब तुम घर से रवाना हुए तो तुम्हें पता नहीं था कि आफताब को किसने बेदर्दी से कत्ल कर दिया है? मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा। तुम्हें गुज़िश्ता रात इस वाक़ये की खबर हुई थी, ऐसा ही है ना? जी, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। बिल्कुल ऐसा ही है। तुमने पुरानी गल्ला मंडी की किस दुकान से सब्जियों के बीज वगैरह ख़रीदे थे? मैंने मोतदिल अंदाज में इस्तफसार किया। चौधरी नवाज़िश अली एंड सन्स से मैंने जवाब दिया। उसने जवाब दिया। चौधरी नवाज़िश अली एंड सन्स तो काफ़ी मशहूर दुकान है, मैंने कहा। गल्ला मंडी में इनका एक नाम है, और वो अपनी दुकान से ख़रीदी हुई हर चीज़ की रसीद ज़रूर देते हैं। क्या तुमने इनसे सब्जियों के जो बीज खरीदे थे इसकी रसीद ली थी? जी बिल्कुल ली थी, वो बड़े एतमाद से बोला, और वो रसीद इस वक्त भी मेरी डब में मौजूद है। लाओ वो रसीद मुझे दिखाओ, मैंने कहा। जीदे ने पापलेन का कुर्ता और तेमन पहन रखा था। मेरी रसीद के मुतालबे पर उसने अपनी धोती की डब में से एक मुड़ा तोड़ा कागज़ निकालकर मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा। ये लें जनाब, देख लें रसीद। तहबंद या धोती के पल्लुओं को घुमाकर कमर की दोनों जानिब एक मखसूस अंदाज में उड़स लिया जाता है।
जो कि डब कहलाती है। अक्सर देहाती हल्की फुल्की चीज़ें अपनी डब में रख लेते हैं। डब एक तरह से जेब का काम देती है। मैंने जीदे की फराहम करदा रसीद का बगौर जायज़ा लिया। वो चौधरी नवाज़िश अली एंड सन्स की ही प्रिंटेड रसीद थी। रसीद के बालाई हिस्से में जली हरूफ में चौधरी नवाज़िश अली एंड सन्स छपा हुआ था। नीचे खरीदे गए सामान की तफसील थी। मैंने वो तफसील पढ़ी। रसीद के मुताबिक मज़कूरा दुकान से मुख्तलिफ सब्जियों के बीजों की खरीदारी की गई थी। मेरे लिए इस रसीद में सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल वो तारीख़ थी जिस रोज़ ये खरीद की गई थी। रसीद पर गुज़िश्ता रोज़ की तारीख़ दर्ज थी, यानी रवां महीने की 18 तारीख़। ये कैश मेमो इस अमर का बेयन सबूत था कि गुज़िश्ता रोज़ यानी 18 तारीख़ को जीदे ने चौधरी नवाज़िश अली एंड सन से मुख्तलिफ सब्जियों के बीज खरीदे थे। इस रसीद की रूह से जीदे की जाय वारदात से अदम मौजूदगी साबित होती थी, मगर मेरा शक अभी तक दूर नहीं हुआ था। मेरी तसल्ली इस वक्त होती जब मैं इस रसीद की तस्दीक कर लेता। मैंने मज़कूरा रसीद को अपनी मेज़ की दराज में डाला और जीदे की जानिब मुतवज्जह होते हुए कहा, तो तुम्हारा ये दावा है कि तुमने आफ्ताब को कत्ल नहीं किया और न ही इस वाक़े से तुम्हारा दूर दूर का वास्ता है? जी, मैंने यही कहा है। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, और मैं अपने इस बयान पर खड़ा हूँ। तुम्हारे ख्याल में आफ्ताब को किसने कत्ल किया है? मैंने एक दूसरे ज़ाविये से सवाल किया। मुझे क्या पता जी, वो बड़े एतमाद से बोला। आफ्ताब के कातिल को ढूंढना तो आपका काम है। ठीक कहा तुमने, मैंने बदस्तूर उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा। ये मेरा ही काम है और मैं अपने काम में मसरूफ़ हूँ, लेकिन इस काम में एक रुकावट पैदा हो गई है। कैसी रुकावट थानेदार साहब? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। इस रुकावट का नाम है जावेद उर्फ जीदा। ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? वो हैरत से आंखें फैलाते हुए बोला। मैं भला आपके रास्ते की रुकावट कैसे बन सकता हूँ? वो इस तरह कि मैं अपनी तफ्तीश के घोड़े को जिस भी सिमत दौड़ाता हूँ, सामने तुम ही खड़े दिखाई देते हो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या ये सच है कि खालदा से शादी से पहले आफ्ताब की तुम्हारी बहन फरीदा के साथ मंगनी हुई थी? जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। 1 साल तक ये मंगनी बरकरार रही, फिर टूट गई। अपने जुमले के आखिरी अल्फाज अदा करते हुए इसके चेहरे पर तलखी के तासुरात उभर आए थे। मैंने पूछा कि ये मंगनी कैसे टूट गई? आफ्ताब के घर वालों ने मंगनी तोड़ दी थी, उसने बताया। मंगनी टूटने का सबब कोई भी रहा हो, मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। लेकिन ये बात तो तुम मानोगे ना कि इस मंगनी के टूटने से तुम्हें दिली सदमा पहुंचा था। जाहिरी बात है जनाब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। फरीदा मेरी इकलौती छोटी बहन है। अगर किसी लड़की की मंगनी टूट जाए तो इसकी ज़ात पर एक तरह का धब्बा सा लग जाता है। बाज़ लोग इसे मनूस भी समझने लगते हैं और उसका रिश्ता डालते हुए ये तहकीक करना भी लाजमी समझते हैं कि पहली मंगनी क्यों टूटी थी। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर अफसरदा लहजे में बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब। फरीदा की मंगनी टूटने का मुझे बहुत दुख हुआ था। इस वाक़ये को लगभग 1 साल होने को आया है, लेकिन हम अभी तक राह देख रहे हैं कि इसका कोई रिश्ता आए। बात के इख्तिताम पर वह अच्छा खासा मखमूम हो गया था। मैं इसके दर्द को समझ सकता था और इस दुख से इत्तेफाक करता था। इसका मसला वाकई जेन्युइन था। मोहब्बत करने वाले भाई अपनी बहनों के रिश्तों के लिए इसी अंदाज में परेशान और फिक्रमंद हुआ करते हैं। सुल्ताना ने मुझे इस मंगनी को तोड़ने का जो सबब बताया था, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इस बहस में फरीदा की किरदार कुशी का पहलू उजागर होता था। बेटियां और बहनें सबकी साझी होती हैं। किसी की बेटी या बहन के बारे में लब कुशाई करने से पहले एक लम्हे के लिए अपने गिरेबान में ज़रूर झांक लेना चाहिए। किसी सियाने का बड़ा खूबसूरत और मायना आफरी कौल है, बाहया को हया मारती है और बेहया जहर से भी नहीं मरते। ऐन मुमकिन था कि सुल्ताना के बयान में कोई हकीकत न हो और ये उसका वहम या गुमान या गलत फहमी भी हो सकती थी। मैंने जीदे से कहा, बहन की मंगनी टूटने से तुम्हें जो अजियत पहुंची थी, तुम इस तकलीफ का इजहार गाहे बगाहे करते रहते थे। जी, ऐसा ही है, उसने तायदी अंदाज में कहा। तुम अपनी तकलीफ के इजहार के लिए आफ्ताब के खिलाफ भी बातें करते रहे हो। मैंने गैर महसूस अंदाज में जीदे को एक ख़ास मकाम की तरफ धकेलने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारी बातों से आफ्ताब के लिए नफरत झलकती है। मैं गलत तो नहीं कह रहा थानेदार साहब? आफ्ताब और उसके घर वालों ने मेरी बहन के साथ जो सुलूक किया, उसके बाद मैं इन लोगों को फूलों के हार तो नहीं पहना सकता। वो करवाहट भरे लहजे में बोला। हाँ, आप ठीक कहते हैं।
मैं आफताब और उसके घर वालों से शदीद नफरत करता हूँ और तुम्हारी ये नफरत हक के दोस्ती की अंजाम दही के सबब दो आतिशा हो चुकी है। मैंने तंजिया अंदाज में कहा। हक के दोस्ती? उसने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा। आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई थानेदार साहब। फैज़ी से तुम्हारी दोस्ती है ना? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। जी जी, फैज़ी मेरा जिगरी यार है, वो जल्दी से बोला। अगर जिगरी यार परेशान हो तो तुम्हारे जिगर में भी दर्द होगा ना, या नहीं? होगा जी, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। फैज़ की तकलीफ मेरी तकलीफ है और तुम दोनों का दर्द भी मुश्तरक है, मैंने मायनाखेज अंदाज में कहा। आफताब ने एक तरफ तुम्हारी बहन को मुस्तरद करके तुम्हारे दिल में खंजर घोंपा है तो दूसरी जानिब उसने खालदा से शादी करके फैज़ी की अना और गैरत को ललकारा था। फैज़ी अपनी खाला की बेटी खालदा से शादी करना चाहता था, लेकिन उसे इस मकसद में कामयाबी हासिल ना हुई। इस रिश्ते से इनकार की वजह चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि खालदा फैज़ी से छिन गई थी, है ना? जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। ऐसा ही हुआ था। मौत जब किसी प्यारे को छीन लेती है तो बहुत गहरा सदमा पहुंचता है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। कई दिनों तक बुझे हुए दिल और वीरान आंखों के साथ बोलाए बोलाए इंसान फिरता है। हमारी आंखों में समंदर जितना भी पानी होता है, इसे हम आंसुओं की सूरत में बहा देते हैं, हत्ता कि हमारी आंखों के सोते खुश्क हो जाते हैं। लेकिन फिर वक्त का हमारे दिलो जिगर के जख्मों पर मरहम रखता है और रफ्ता रफ्ता हम नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट आते हैं। ऐसा होता है ना? जी ऐसा होता है, उसने मेरी बात की तायद कर दी। और अगर हमसे छिन जाने वाला जीता जागता शख्स हमारे आसपास हमारी नज़रों के सामने किसी दूसरे इंसान के तसर्रुफ और इख्तियार में हो तो फिर हमें कैसा महसूस होता है? बात ख़त्म करके मैंने उसे टटोलती हुई नज़र से जीदे को देखा। बहुत बुरा अफसोस होता है और बहुत बुरा महसूस भी होता है, वो ज़हरखंद लहजे में बोला। दिल चाहता है हमारी पसंदीदा हस्ती को छीनने वाले की ऐसी कम तैसी कर दें, इसका वो हशर नशर करें कि आइंदा किसी को ऐसी छीना झपटी की जुर्रत ना हो सके। मतलब इस नौयत की जहनी कैफियत में इंसान अपने रकीब रूसिया की जान भी ले सकता है। जी ये नामुमकिन नहीं है, वो बड़ी सादगी से बोला। तुम्हारा अपने दोस्त के बारे में क्या ख्याल है? मैंने तीखे लहजे में इस्तफसार किया। कौन दोस्त जनाब? वो बेसाख्ता बोला। फौरी तौर पर मेरी बात जीदे की समझ में नहीं आई थी, मैंने वजाहत करते हुए कहा। मैं फैज़ी की बात कर रहा हूँ। आफताब की शादी एक ऐसी लड़की से हुई थी जिससे फैज़ी शादी का ख्वाहां था। अपनी पसंदीदा चीज़ छिन जाने के गम में वो इंतकामन आफताब की जान भी तो ले सकता है। आप ये कहना चाहते हैं कि आफताब को फैज़ी ने कत्ल किया है? वो बेयकीनी से मुझे देखते हुए बोला। मंतकी तौर पर ऐसा सोचने में मुझे तो कोई कबाहत नज़र नहीं आ रही, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। तुम क्या कहते हो? मैं क्या जानूं जनाब, वो फिक्रमंदी से बोला। आपने तो मुझे उलझा कर रख दिया है। सरे दस्त नौशेरा बरका में सिर्फ दो अफराद ऐसे हैं जिनके दिलो दिमाग में मकतूल के लिए नफरत ही नफरत भरी हुई थी। इनमें से कोई भी आफताब को मौत के घाट उतार सकता है। मैंने इसकी आंखों में बहुत दूर तक झांकने के बाद सनसनाते हुए लहजे में कहा। इन दो अफराद में एक का नाम है जावेद उर्फ जीदा और दूसरे का नाम है फैज़ उर्फ फैज़ी, और इत्तेफाक से ये दोनों अफराद आपस में गहरे दोस्त भी हैं। मेरे मोहतात तज़किये के मुताबिक इन दोनों ही में से किसी ने आफताब को बेदर्दी से कत्ल किया है। मैंने आफताब को कत्ल नहीं किया, वो एहतजाजी अंदाज में बोला। आप मुझसे बड़ी सी बड़ी कसम ले लें, आफताब के कत्ल के मामले से मेरा कोई वास्ता नहीं है। बेटा जी, पुलिस डिपार्टमेंट में कस्में खाने से मामला हल नहीं हुआ करते, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। हमारा तफ्तीश और तहकीक का अपना एक तरीक़ाकार है और मेरी रिसर्च बताती है कि अगर आफताब को तुमने कत्ल नहीं किया तो फिर इसका कातिल फैज़ी के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता। मैं ये मानता हूँ कि मेरे और फैज़ी के दिल में आफताब के लिए बहुत जहर भरा हुआ है, वो रास्तगोई का मुजाहरा करते हुए गहरी संजीदगी से बोला। लेकिन मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर आपको बता रहा हूँ कि मैंने आफताब की जान नहीं ली। बाकी जहाँ तक फैज़ी का ताल्लुक़ है तो इसके हवाले से भी मेरे पास मालूमात नहीं हैं। मैं सिर्फ अपनी ज़ात की कसम खा सकता हूँ, किसी दूसरे की नहीं। आप फैज़ी को बुलाकर पूछताछ कर लें, फिर आपकी तसल्ली हो जाएगी। बरखुरदार,
میں اپنی تسلی کے لیے محض پوچھ تاچھ تک ہی محدود نہیں رہتا۔ میں نے قدرے دھیمے مگر سنسنی خیز لہجے میں کہا، تم تصور نہیں کر سکتے کہ اس سلسلے میں کہاں تک جا سکتا ہوں۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے لیے میرا ایک مشورہ ہے۔ وہ ہمتاً گوش ہوتے ہوئے بولا، جی بتائیں۔ تمہاری ذات بھی شک کے دائرے سے باہر نہیں نکلی۔ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ تم نے مجھے جتنی بھی کہانیاں سنائی ہیں، میں ان پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کروں گا۔ جہاں جہاں بھی تصدیق کی ضرورت محسوس ہوگی، میں اس کام میں ذرا سی غفلت یا کوتاہی نہیں برتوں گا۔ لہٰذا میں نے لمحاتی توقف کر کے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ جب تک اس کیس کی تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی، تم نوشہرہ ورکاں سے باہر قدم نہیں نکالو گے، اور اگر تمہارا گاؤں سے باہر جانا ناگزیر ہوا تو پھر تم اس مقصد کے لیے پیشگی تھانے میں اطلاع دو گے۔ جو حکم تھانے دار صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں نے کہا، اور میں جب بھی تمہیں تھانے میں طلب کروں، تم فوراً سے پیشتر یہاں پہنچو گے۔ جی میں آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہمہ وقت حاضر رہوں گا، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں نے اسے چند ہدایات دینے کے بعد رخصت کر دیا۔ اسی روز سپہر کے بعد اسپتال سے آفتاب کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی آئی تھی۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق آفتاب کو 18 تاریخ کی صبح 5 اور 6 بجے کے درمیان موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ موت کا سبب وہ کاری وار بتایا گیا تھا جو اس کی کھوپڑی کے عقبی حصے پر کیا گیا تھا۔ اس وار نے مقتول کی کھوپڑی کو بری طرح چٹکا کر اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا گیا تھا کہ مقتول کے سر کے عقبی حصے پر کسی بھاری آہنی چیز سے مہلک ضرب لگائی گئی تھی، اور یہ وار مقتول پر اس کی بے خبری میں کیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میرے اندازے کی تصدیق کرتی تھی۔ میں نے کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد آفتاب کی لاش کو فیاض علی کے گھر بھجوانے کا بندوبست کر دیا۔ معاملہ خاصا گمبھیر اور پیچیدہ ہو گیا تھا۔ قاتل کے حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی اور دو ٹوک بات سامنے نہیں آئی تھی۔ اب تک کی تفتیش سے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ آفتاب کے متوقع قاتلوں کے حوالے سے جیدہ یا فیضی میں سے کوئی ایک ہو سکتا تھا۔ جیدے کو تھانے بلا کر میں نے اس کا بھرپور انٹرویو کر لیا تھا، لیکن اس عمل سے کوئی کام کی بات سامنے نہیں آ سکی تھی۔ تاہم جیدہ کے دورہ غلہ منڈی کی چیکنگ ابھی باقی تھی۔ اب مجھے فیضی کا ایکس رے کرنا تھا، اس کے بعد ہی کسی حتمی نتیجے پر پہنچا جا سکتا تھا۔ جیدے کو میں نے آسانی سے جانے کی اجازت دے دی تھی، تاہم میں نے ایک سادہ لباس پولیس اہلکار کو اس کی نگرانی پر متعین بھی کر دیا تھا۔ مذکورہ اہلکار جیدے کے رخصت ہوتے ہی تھوڑا وقفہ دے کر تھانے سے روانہ ہو گیا۔ اگر جیدہ واقعی آفتاب کے قتل میں ملوث تھا تو وہ کوئی ایسی غلطی ضرور کرتا جس سے مجھے اس کی گردن ناپنے کا موقع مل جاتا۔ میں ابھی تک بند گلی میں کھڑا تھا لیکن مایوس نہیں تھا۔ 18 تاریخ کی صبح آفتاب کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا اور 19 تاریخ کی شام اس کی تدفین ہو گئی۔ 20 تاریخ کی صبح میں نے دو اہم کام کیے۔ اول، میں نے ASI مشکور حسین کو پرانی غلہ منڈی روانہ کر دیا تاکہ وہ چودھری نوازش علی اینڈ سنس جا کر جیدے کے بیان کی تصدیق کر سکے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے میں نے وہ رسید بھی ASI کے حوالے کر دی تھی جو جیدے نے اپنے تہمت کی ڈب سے نکال کر مجھے دی تھی۔ دوئم، میں نے ایک اہلکار کو شوکت علی کے گھر کی جانب دوڑا دیا تاکہ وہ فیضی کو پکڑ کر تھانے لے آئے۔ میرے تھانے سے غلہ منڈی کا فاصلہ اچھا خاصا تھا، تاہم نوشہرہ ورکہ چند منٹ کی دوری پر تھا۔ چنانچہ ASI کی واپسی سے بہت پہلے فیضی کو تھانے پہنچا دیا گیا۔ وہ میرے سامنے حاضر ہوا تو میں نے تنقیدی نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ فیض اور فیضی کی عمر 23-24 سال رہی ہوگی۔ وہ اپنے حلیے اور جثے سے ایک فتنہ پرور اور پھڈے باز قسم کا شخص لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر برہمی کے آثار بڑے واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ میرے بھیجے ہوئے پولیس اہلکار نے اسے باقاعدہ ہتھکڑی پہنا کر یہاں تک نہیں پہنچایا تھا، تاہم وہ غصیلے لہجے میں پوچھنے لگا، تھانے دار صاحب، مجھے کس سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے؟ مذاکرات کے لیے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک نہایت ہی اہم اور ہنگامی مسئلے پر مذاکرات کے لیے تمہیں تھانے بلایا ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میری مدد کی ضرورت؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اور وہ بھی پولیس کو؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔
میں نے سنا ہے کہ تم نے بدماشی اور غنڈہ گردی کی دنیا میں نیا نیا قدم رکھا ہے اور پورے نوشہرہ ورقہ میں تم نے تھرتھلی مچا رکھی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا، یہاں کا ہر چھوٹا بڑا بدماش اور لچا لفنگا تمہارے سامنے ہاتھ باندھے ایک ٹانگ پر کھڑا رہتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، وہ شخص زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میرے تو کچھ پلے نہیں پڑ رہا۔ تمہارے پلے میں تو میں اتنے وزنی بات ڈال دوں گا کہ تمہارے لیے کمر سیدھی رکھ کر اور گردن کو اٹھا کر چلنا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ میں نے درست لہجے میں کہا، بتاؤ تم نے آفتاب کو کیوں قتل کیا؟ میرے آخری سوالیہ جملے پر وہ اس طرح اچھلا جیسے اس نے غلطی سے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو، پھر حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے لکنت زدہ انداز میں بولا، میں نے آفتاب کو قتل کیا ہے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو تم نے سنا میں نے وہی کہا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، بات آئی سمجھ میں؟ یا میں 9-4 کا لتر منگوا کر تمہاری لت رول کراؤں؟ ہمارے زمانے میں ابتدائی تفتیش کے لیے 9 ضرب 4 انچ کا ایک چمڑے کا جوتا نما ہتھیار استعمال کیا جاتا تھا۔ جوتے سے مشابہت کی بنا پر اسے چھتر یا لتر کہا جاتا تھا۔ جب بھی کسی مجرم کو گرفتار کر کے تھانے لایا جاتا، پہلے مرحلے پر اسے مرغا بنا کر اس کی تشریف مبارک پر اسی چھتر یا لتر کی سلامی دی جاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہر چیز تبدیل ہو گئی، تفتیش کے نئے طریقے اور نئے انداز وضع کر لیے گئے ہیں، لیکن میری معلومات کے مطابق اب بھی بعض تھانوں میں اس روایتی تفتیشی ہتھیار چھتر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ میں نے آفتاب کو قتل نہیں کیا، وہ احتجاجی لہجے میں بولا۔ تو کیا تمہارے باپ نے کیا ہے؟ میں نے کڑکدار آواز میں کہا۔ تمہارا باپ تو مفلوج ہے، وہ اتنا بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا، اور پھر اس کے پاس اس کام کا کوئی جواز بھی نہیں ہے۔ میرے جارحانہ رویے کو دیکھ کر اس نے اندازہ لگا لیا کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا وہ سمجھ رہا ہے۔ قدرے نرم پڑتے ہوئے اس نے پوچھا، تو میرے پاس آفتاب کو قتل کرنے کا کیا جواز ہے؟ تم آفتاب سے نفرت کرتے تھے، اسے اپنا رقیب سمجھتے تھے، اسے غاصب اور خود کو محروم تصور کرتے تھے۔ میں نے اس کے کان کے کیڑے جھاڑتے ہوئے کہا، تمہاری خالہ شاہدہ نے تمہیں رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا اور پھر اسی لڑکی کی شادی آفتاب کے ساتھ ہو گئی۔ یہ تمہاری ہار اور آفتاب کی جیت تھی۔ وہ کبڈی کے میدان میں تو اکثر تمہاری درگت بناتا ہی رہتا تھا، زندگی کی بساط پر بھی اس نے تمہیں مات دے دی تھی۔ تم اسے فاتح اور خود کو مفتو سمجھنے کے لیے مجبور ہو گئے تھے۔ تمہارے پاس اپنی ہزیمت پر، اپنی ناکامی اور اپنی شکست کا بدلہ لینے کا ایک ہی راستہ تھا کہ اس پتھر کو راستے سے ہٹا دو جس نے تمہیں خود تمہاری نظر سے گرا دیا تھا، اور پھر تم نے اپنی مجروح کی مرہم پٹی کے لیے آفتاب کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ وہ حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ آنکھیں پھیلائے میری بات سنتا رہا، اور جیسے ہی میں خاموش ہوا اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، آپ کی زیادہ تر باتیں درست ہیں۔ میں واقعی آفتاب سے شدید نفرت کرتا تھا۔ کئی مرتبہ میں نے جذبات سے مغلوب ہو کر اس کی جان لینے کے بارے میں بھی سوچا، لیکن کبھی بھی میں اپنی اس خواہش کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ تو گویا تم مجھے یہ بتا رہے ہو، میں نے کاٹدار آواز میں کہا، کہ تم نے آفتاب کو قتل نہیں کیا؟ جی میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہی حقیقت ہے۔ اگر تم نے آفتاب کے خون میں ہاتھ نہیں رنگے تو پھر اس کا قاتل کون ہے؟ میں نے کڑے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ بے بسی سے بولا، میں نہیں جانتا۔ تو جاننے کی کوشش کرو اور سوچو کہ آفتاب کو کس نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے جواب چاہیے، دو ٹوک اور حتمی جواب، اور جب تک مجھے اس سوال کا جواب نہیں مل جاتا تم میرے تھانے کی حوالات میں بند رہو گے۔ وہ بہت تلملایا اور اس نے رسی توڑانے کی بھی حتی الامکان کوشش شروع کی، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی اور ایک کانسٹیبل کو بلا کر فیضی کو حوالات میں بند کروا دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ فیضی پر پکا ہاتھ ڈالنے کے لیے میرے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، لہٰذا میں نے اس کی زبان کھلوانے کے لیے مار پیٹ سے گریز کیا۔ تاہم اسے زیر حراست رکھنے کا میرا ایک ہی مقصد تھا، حوالات میں بیٹھ کر وہ موجودہ صورتحال پر غور و فکر ضرور کرتا، اور اگر اس کے ذہن میں اس کیس کے حوالے سے کوئی اہم اور مفید معلومات تھیں تو وہ انہیں میرے سامنے اگلنے کے لیے ضرور تیار ہو جاتا۔ فیضی کی زبان کھلوانے کے لیے یہ ایک نفسیاتی حربہ تھا۔ اس نوعیت کے تجربات اکثر کامیاب ہوتے رہتے ہیں۔
फैजी की गिरफ्तारी की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। थोड़ी देर के बाद फैजी की मां जाहिदा 2-3 गांव वालों के हमरा थाने पहुंच गई। मैंने बाकी लोगों को बरामदे में रोककर जाहिदा को अपने कमरे में बुला लिया। वो अपने बेटे के लिए मुझसे एहतिजाज करने लगी। थानेदार साहब, आपने मेरे बेटे को खामखा बंद कर दिया है, आखिर इसका कसूर क्या है? यही सब जानने के लिए तो मैं तुम्हारे बेटे को यहाँ लाया हूँ कि उसका कसूर क्या है। मैंने मुतदिल अंदाज में कहा, तुम्हें इसके लिए ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, ये मामूल की पूछगछ है, मैं आज की तारीख में इसे फारिग कर दूंगा। मुझे पता चला है कि आपने फैजी को आफ्ताब के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। वो सवालिया नज़र से मुझे देखते हुए बोली। कुछ ऐसा ही सिलसिला है, मैंने गोलमोल जवाब दिया। हमारा आफ्ताब के कत्ल से क्या लेना देना? वो हाथ नचाकर बोली। ज़रूर सुल्ताना ने आपको हमारे खिलाफ भड़काया होगा। मुझे ये अंदाज़ा लगाने में कोई दिक्कत महसूस न हुई कि जाहिदा मकतूल की माँ के लिए अपने दिल में शदीद नौयत का गम व गुस्सा रखती थी। जाहिदा बीबी, मेरी बात गौर से सुनो, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सपाट लहजे में कहा। मैं थानेदार हूँ ज़रा बकरी टाइप का, मैं किसी के बहकाने और भड़काने में नहीं आता। मैं अपने दिमाग को इस्तेमाल करके कानूनी तकाज़ों के अंदर रहकर काम करता हूँ। फैजी की गिरफ्तारी तफ्तीशी अमल का हिस्सा है। अगर वो बेगुनाह है तो उसका एक बार भी भीका नहीं होगा। मैं तुम्हें इस बात का इत्मीनान दिलाता हूँ। मैंने सुल्ताना का नाम इसलिए लिया कि वो हर वक्त हमारे खिलाफ इधर उधर जहर उगलती रहती है। वो कदरें नर्म पड़ते हुए बोली। पता नहीं हमने उसका क्या बिगाड़ा है, इसने हमें निशाने पर क्यों रखा हुआ है, पर किसी को क्या दोष दें। जब वो बोलते बोलते रुक गई। उसने ड्रामाई अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो मैं पूछे बिना न रह सका। जब क्या? जब अपनी कुत्ती चोरों के साथ मिल जाए तो फिर घर का खुदा ही हाफिज होता है, उसने जहरीले लहजे में जवाब दिया। जाहिदा का इशारा अपनी छोटी बहन शाहिदा की तरफ था। मैं अब तनाज़े के पस मंज़र से अच्छी तरह आगाह हो चुका था। शाहिदा ने फैजी के लिए अपनी बेटी खालिदा का रिश्ता देने से इनकार कर दिया था और फिर खालिदा की शादी मकतूल आफ्ताब से हो गई थी। जब मेरी सुल्ताना से बात हुई थी तो उसने अपने बेटे के कत्ल के हवाले से फैजी पर बड़े कभी शक का इजहार किया था। गोया जाहिदा का ये अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था कि सुल्ताना उसके लिए अपने दिल में नापसंदीदगी के जज्बात रखती थी। दूसरी जानिब जाहिदा भी सुल्ताना को एक शर्मंगेज और फितना परवर औरत समझती थी, बल्कि अभी उसने एक मुहावरे सुल्ताना के लिए चोरों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। ये मुअम्मा अभी तक मेरी समझ में भी नहीं आ सका था कि छोटी बहन ने अपनी बेटी के लिए बड़ी बहन के बेटे का रिश्ता क्यों ठुकरा दिया था। जब कोई शय किसी समझदार इंसान की समझ में ठीक तरह ना बैठे तो वो अंदर से मुस्तरिब हो जाता है। इन लम्हात में मैं भी कुछ इसी किस्म की कैफियत से गुजर रहा था। अंदरूनी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने जाहिदा को गैर महसूस अंदाज में घिसना शुरू किया। जाहिदा बीबी, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर अंदाज में कहा, थोड़ी देर पहले अपनी छोटी बहन शाहिदा के लिए कुत्ती और सुल्ताना के घर आने के लिए चोरों के अल्फाज का इस्तेमाल किया है तुमने कि इन लोगों की मिली भगत से आफ्ताब की शादी खालिदा से हो गई और तुम्हारा बेटा फैजी देखता और हाथ मलता रह गया। मैंने चंद सेकंड के तवक्कुफ के बाद इन अल्फाज में अपनी बात मुकम्मल कर दी। तुमने शाहिदा को जो टाइटल दिया है इसकी मुनासबत से मैं तुम्हारे बहनोई के लिए कुत्ते का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुम्हें तौफीक हो तो चंद लम्हात के लिए ये ज़रूर सोचना कि मुमकिन है इस सारे खटराग में शाहिदा का कोई कसूर ही ना हो। फिदा हुसैन ने छोटे भाई की मोहब्बत के झुकाव में अपनी बेटी का रिश्ता फयाज के बेटे आफ्ताब को दे दिया हो। सब जाएं जहन्नम में, वो बुरा सा मुँह बनाते हुए बोली। मैं तो ये जानती हूँ कि शाहिदा को शहर की हवा ने ख़राब कर दिया है। जब वो गाँव में थी तो ऐसी नहीं थी। अगर शहर की हवा ने शाहिदा का दिमाग ख़राब किया होता